सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तज्जात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और जुलाई की 17 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और जुलाई की 18 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, स्पेशली चकवाल और रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस किस्म का सैलाब आया, खौफनाक सैलाब था। उस पर थोड़ी बात करेंगे। जाहिर है सैलाब की खबरें तो हर तरफ है, मैं थोड़ा सा उससे हटकर सैलाब ही से मुताल्लिक जायजा लूंगा कि क्या इस किस्म के वाकयात जो कि आखिरी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह की थे क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली आ रही है, तो ये आखिरी मर्तबा नहीं होगी। खुदा करे कि ना हो दोबारा, लेकिन खौफ यह है कि शायद ये आखिरी मर्तबा ना हो कि ऐसा सैलाब दोबारा आए। और मैं ये देखूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी बड़ी गलती हो रही है कि जो पाकिस्तान को ज्यादा बड़े खतरों से दो चार कर सकती है मुस्तकबिल में भी, उस पर बात करूंगा। साथ ही थोड़ा जिक्र मैं करूंगा अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से। तकरीबन 60,000 से ज्यादा अफराद को जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है, गैर कानूनी कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके अमेरिका बदरी की तैयारी की जा रही है। क्यों, किस तरह, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में थोड़ा जिक्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान जिस बुनियादी माहिदे पर आज दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत एक रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जो कि बड़ा वैसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं इस बात का जायजा लूंगा कि ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी मुकम्मल हो सकता है। यानी क्या ये कल ही मुकम्मल हो जाएगा, 2 साल में मुकम्मल होगा, इस पर थोड़ी बात करूंगा। लेकिन आज के मौजूद की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नादिर, रावलपिंडी, चकवाल और दूसरे इलाकों में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने के नतीजे में आने वाले खौफनाक सैलाब ने बुनियादी तौर पर तबाही की एक ऐसी दास्तान रकम की है जो इस खत्ते ने हालिया बरसों में मेरा नहीं ख्याल के देखी होगी। अचानक बुध की रात को जिस तरीके से बारिश शुरू हुई और फिर जुमेरात को, यानी आज के दिन, हमने सारे दिन यही विजुअल्स देखे। हर तरफ यही खबरों में था, हर तरफ सोशल मीडिया पर, हर तरफ वीडियोस थी, वायरल थी कि पानी का हर तरफ एक बहुत ज्यादा सैलाबी कैफियत थी। ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी बहरिया टाउन के बहुत सारे इलाके पानी के नीचे थे। जो डीएचए के कुछ इलाके, डीएचए में कहते हैं कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मलक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है वो अच्छा खासा पानी के नीचे रहा। और साथ ही रावलपिंडी के बहुत सारे इलाके भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा सैलाबी कैफियत थी। तो इस पर बात करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। यानी ये तो हमें मालूम है कि सैलाब आ गया, लेकिन ये भी मालूम है कि ओवरऑल बारिश काफी हुई। कितनी बारिश हुई, कितने वक्त में हुई, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करूंगा और साथ में इस बात पर भी फोकस करूंगा कि बारिश की इस किस्म की नौइयत से क्या हम मुस्तकबिल में निपट सकते हैं। क्या हम इस गवर्नमेंट या इससे पहले की गवर्नमेंट्स को जो है बुरे इल्जाम ठहरा सकते हैं। क्या आज होने वाले नुकसानात से बचा जा सकता था। बड़े सवालात हैं और इनका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पॉलिसी से पहले थोड़ा डेटा पर नजर डालूंगा कि यहाँ पर गुज़श्ता 20-25 सालों में हुआ क्या है। और उसके बाद फिर इस बात पर बात करूंगा कि ये अब वाकई ये मंतकी था नतीजा जो कुछ हुआ इस दौरान, या ये जो है गैर मामूली बारिश थी। तो सबसे पहली बात तो है कि वाकई ये एक गैर मामूली बारिश का दौर था जो कि शुरू हुआ। यानी आप देखिए कि जिस किस्म की बारिश हुई है, यानी चकवाल में 10 घंटों में 17 इंच बारिश हुई है। चकवाल में चंद इलाकों में 10 घंटों में 17 इंच बारिश हुई है। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, डिपेंड्स ऑन एरियाज, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 24 घंटों के दौरान 7 से 10 इंच बारिश हुई है। और ये जो रेनफॉल हुआ है, यानी जितनी बारिश हुई है, ये नॉर्मल मानसून सीजन में जितनी बारिश होती है उसका ये 2 से 4 गुना ज्यादा था। यानी इतनी ज्यादा बारिश हुई। अब हुई कितनी ये देखते हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको कि मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया कि 10 घंटों में 16.8 इंच से 17.7 इंच तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इस्लामाबाद में 6.8 इंच से 9.4 इंच तक 16 से 18 घंटों में बारिश हुई है। और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उसके नंबर्स हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और इसी तरह रावलपिंडी में 18 से 24 घंटों के दौरान 7.3 इंच से 9.8 इंच तक बारिश हुई है।
अब इसमें आप दो चीजों पर नजर रखिए। एक, कितने इंच बारिश हुई, और दूसरा कितने वक्त में बारिश हुई। अब अगर आप 10 घंटों में 17 इंच बारिश हो रही है आपकी, तो ये तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 इंचेस पर आवर के हिसाब से पानी नीचे आ रहा है। दुनिया का कोई भी सिस्टम हो वो कोलैप्स करेगा। यानी न्यूयॉर्क की मैं आपको मिसाल दूं, न्यूयॉर्क शहर दुनिया का पुराना तरीन शहरों में है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना है। लेकिन जितना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था, जो यहाँ का हमारा सीवरेज सिस्टम है, उसका डिजाइन कैपेसिटी है कि अगर बारिश 1,68 इंच पर आवर हो तो ये सिस्टम उसको हैंडल कर सकता है। अगर बारिश 2 इंचेस पर आवर हो तो शहर के काफी सारे इलाके जो है वो पानी के नीचे आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरा ख्याल है शायद नई जगहों पर इसी तरीके से डिजाइन किया जाता होगा कि कितनी जल्दी, कितनी फास्ट इसकी फ्लशिंग कैपेसिटी है। लेकिन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तो ये बातें भूल जाए। तो रावलपिंडी में 7.3 से 9.8%। अब देखते हैं कि एवरेज रेनफॉल इधर होती कितनी है। चकवाल में सालाना पूरे साल में जो वहां पर उनकी एवरेज रेनफॉल है, वो तकरीबन 700 से 900 मिलीमीटर, यानी 27.5 इंच से 35.4 इंच तक बारिश होती है पूरे साल में। इसी तरह रावलपिंडी में पूरे साल में 1200 से 1300 मिलीमीटर तक बारिश होती है, यानी 47.2 इंच से 51.2 इंचेस तक। इसी तरह इस्लामाबाद में 1250 मिलीमीटर से 1450 मिलीमीटर तक एवरेज बारिश होती है, जो कि 49.2 से 57.1 इंच बनती है। अब याद रखिए कि पूरे साल का डेटा है। अगर आप इसको दिनों पे डिवाइड करें तो शायद वो, यानी हमारे यहाँ बड़े बड़े तूफान भी आए तो वो शायद 1 इंच पर आवर से ज्यादा जनरली नहीं होते। यहाँ पर आप देखिए तो एवरेज तकरीबन कुछ इलाकों में 2 इंच पर आवर तक पानी आया है। और अगर आपका निकासी का निज़ाम भी खराब हो तो जाहिर है कि फिर पानी ने तो जमा होना है, और वही हमने देखा। इसी तरह जो रावलपिंडी जो सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जो टिपिकली जो मानसून के सीजन में जितना रेनफॉल उनके यहाँ आता है, तो वो तकरीबन 305 से 340 मिलीमीटर आता है। यूजुअली जुलाई ही के महीने में आता है 305 से 340 मिलीमीटर। यहाँ जो कुछ हमने देखा, तो ये बारिश जो कि पूरे मानसून सीजन में एवरेज आती है, वो एक दिन में आई। तो उसकी वजह से भी जो कुछ होना था वो हुआ। और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को हैरान होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे मैंने कहा कि इस पे किसी को हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि सैलाब तो आना था। फिर ये भी कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इतनी तेजी से बारिश का आना भी गैर मामूली है। हम एक गैर मामूली दौर से गुजर रहे हैं। हम मौसम यानी क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इट इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर है वो पाकिस्तान ही के खित्ते में ज्यादा महसूस किया। और फिर साथ एक और ये कि कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान कितना तैयार है, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चकवाल कितने तैयार थे। मेरी राय में इस किस्म की या इस नौइयत की सैलाबी कैफियत के लिए मेरा ख्याल है कोई भी तैयार नहीं था। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतनी खतरनाक बारिश का खतरा था, तो मेट ऑफिस यानी जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उसने शहरियों को किस हद तक पहले से वार्निंग दी थी कि वो लोग जो कि पानी के करीब रहते हैं वो महफूज जगहों तक मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश आनी है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन हो सकती थी। लेकिन क्या ये हुई? लोगों को इस किस्म की वार्निंग्स दी गई? हाँ, हमने कुछ तस्वीर देखी, वीडियोस चल रही हैं कि वो हाथ से सायरन बजाए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और सायरन कहाँ खड़े हैं। तो लगता है कि शायद ये पिछली सदी का कोई सायरन क्यों उठाए हुए हैं उन्होंने। उन बेचारों को यही दिया हुआ है, जाहिर है। क्योंकि जिस हिसाब से हम अपने प्रायोरिटीज हमने रखी हुई है, तो उसमें तो यही भी काफी है जो वो चला रहे थे। जिस तरीके से लोगों को आगाही दे रहे थे, वो भी उस वक्त जब सैलाब आ चुका था। सैलाब के आने से पहले तो ये मालूमात इन टीवी चैनल्स को सबसे पहले देनी चाहिए थी। क्या ऐसा हुआ? आ, हो सकता है हुआ हो किसी हद तक, किसी कुछ एक आध इलाके में। तो नुकसान जितना होना था हो गया। जाहिर है लोग अपना घर घर तो नहीं तब्दील कर सकते इतनी तेजी से, लेकिन लोग अपना जो कीमती सामान है वो ऊपर छतों तक जरूर पहुंचा सकते हैं इतनी देर में। तो उनके साथ चॉइसेस थी, बहुत सौ ने यकीनन कोशिश भी की होगी। क्योंकि रावलपिंडी की मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो तो छतों तक पानी पहुंचा हुआ था। और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, तबाही हुई है। एक ऐसे मुल्क जहां पर के घरों की इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट
तकरीबन, यानी पुराने घरों का तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो इसलिए उन बेचारों का जितना नुकसान है वो उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। क्या सरकार कोई मदद करेगी? आई एम नॉट श्योर। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि सरकार को ये जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी सैलाब नहीं है। और मैं अभी इस पर आता हूँ कि पाकिस्तान को करने की क्या जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि मैं क्या करने की जरूरत है उस पर बात करूं, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता तकरीबन कोई 20-25 सालों में कितनी एक्सपेंशन हुई है, यानी ये शहर कितने फैले हैं। क्योंकि एक जो वजह इतनी बड़ी, यानी यहाँ पर जो पानी के रेले बहुत बड़े बड़े आए, उसकी वजह यह भी थी कि पानी के रास्ते रोके गए। जो हमने वाटरवेज हैं, हमने उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, वहां पर हमने आबादियां बनाई हुई हैं जो कि गैर कानूनी हैं हर लिहाज से। लेकिन चूंकि यहाँ पर सब कुछ चलता है तो वहां पे वो मौजूद हैं, जिसमें कि मलक रियाज साहब की अपनी आबादियां बहुत सारी ऐसी हैं जिन पर बड़ी उंगलियां उठाई उठाई जाती हैं। मैं उस पर थोड़ी बात भी करूंगा। लेकिन मैं ओवरऑल से शुरू करता हूँ, बिल्कुल जूम आउट करके। जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके मुताबिक जो डेटा मैं मालूम कर रहा था, तो उसके मुताबिक 1990 में रावलपिंडी शहर जो था ये कोई 60 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित था, 1990 में। और जब 2021 में इसका डेटा जमा किया गया तो उस वक्त ये 228 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था। यानी इस अरसे में 1990 से 2021 तक रावलपिंडी शहर में जो एक्सपेंशन आई है वो 248% आई है। यानी जो बिल्ट अप एरिया है, जहां पर की इमारतें खड़ी की गई हैं, ये 248% ज्यादा आए हुए हैं। इसी तरह 1990 और 2020 के दरमियान जो अर्बन फैब्रिक था, यानी ओवरऑल जो आपकी अर्बन डेवलपमेंट है, वो उसकी जो एवरेज एक्सपेंशन हुई है वो कोई 16.5% सालाना के हिसाब से हुई है कुछ। और इस्लामाबाद में तो इससे भी ज्यादा हुई है। इस्लामाबाद में 26.7% अर्बन एक्सपेंशन हुई है। इसी तरह बिल्ट अप ग्रोथ, यानी जो मकानों और इमारतों की जो तामीर थी, उसमें इस्लामाबाद में 348% ग्रोथ आई, रावलपिंडी में 248% और इस्लामाबाद में 348%। जो पॉपुलेशन थी इस्लामाबाद में 1998 से 2025 के दौरान, रावलपिंडी की पहले बात करते हैं, तो रावलपिंडी में जो पॉपुलेशन थी वो कोई 1.4 मिलियन थी, जो कि अब 2.49 मिलियन हो गई है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन डबल के करीब या डबल से थोड़ी कम है। इसी तरह जो इस्लामाबाद है वो 0.6 मिलियन था, नहीं, उसके अंदर कोई 6 लाख आबादी थी 1998 में, और आज वो 1.3 मिलियन। लेकिन जो रियल आजकल के जो आदाद शुमार है, ये मैं पुराने आदाद शुमार जो मैं निकाल पाया हूँ, तो लेकिन आज तो कोई इससे भी ज्यादा उनकी आबादी है, तो आबादी बहुत ज्यादा फैल गई है। इसी तरह जो बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स इस दौरान में बने इन दो इलाकों में, स्पेशली रावलपिंडी में, तो बहरिया टाउन है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या DHA के सेक्टर्स हैं, गौरी टाउन है, गुलबर्ग ग्रीन है, और बहुत सारे मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज जो सामने आई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा किसी ने एक्सपेंशन की है यहाँ पर, तो वो बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन ने सबसे ज्यादा लैंड को बड़े ड्रामेटिक लेवल पर और बड़े ड्रामेटिक स्पीड के साथ उसकी कन्वर्जन की है हाउसिंग के लिए। और उसमें वो बहुत वसी पैमाने पर एग्रीकल्चर लैंड को भी इस्तेमाल किया, वुड लैंड को भी उन्होंने हटाया है, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तामीर की है, वहाँ पर नए नए सेक्टर्स आबाद किए हैं। और उन पर हमेशा, यानी जो बहरिया टाउन है, उस पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि लैंड ग्रैबर्स हैं, ये इलीगली और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ज़मीनें हथियाई हैं। मलक रियाज साहब को कराची के जो बहरिया टाउन है उस पर उनको जुर्माना भी हुआ था, वो इसीलिए हुआ था। तो सबसे बड़ा डेवलपर तो ज़ाहिर है मलक रियाज हैं बहरिया टाउन के साथ। फिर दूसरे नंबर पर DHA है, जो कि RRB हाउसिंग डायरेक्टरेट के तहत चलती है, वो भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन उनकी जो एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। और फिर साथ बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी सोसाइटियां हैं जो कि वहाँ पर फैली हैं, बनी हैं, गैर कानूनी तरीके से बनी हैं। बहुत सौ के पास NOCs भी नहीं है, लेकिन वो खुलकर अखबारात में इश्तिहारात भी छापते हैं, बड़े बड़े नामों से एंडोर्समेंट्स भी लेते हैं, और लोगों को धोखा देकर अपनी ज़मीनें बेचते हैं ऐसी जगहों पर जो कि फ्लड प्रोन है, यानी वहाँ पर ये हर किस्म के सैलाब आ सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है मुकम्मल तौर पर। तो ये जो पूरा आज हमने देखा गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान जो ये फिल्म चली हमारे सामने, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ इंसान का भी था। यानी जिस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी मशीनरी है, इंतज़ामी मशीनरी, जितनी वो करप्ट है, जितनी वो कंप्रोमाइज है, मलक रियाज के पास जो सबसे ज़्यादा लोग नौकरियां करते हैं
ایک ज़माने में तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज या जितने भी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जितने भी सीनियर लोग रिटायर होते हैं तो मलक साहब उनको हायर कर लेते हैं, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर रख देते हैं, फिर उनके ऊपर हाथ डालने वाला कौन होता है? लैंड ग्रैबिंग इसी तरह होती है। और उसकी वजह से अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला बन गया। मसला ये है कि इतनी अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन हुई है कि अगर दोबारा फ्लड आएगा तो मेरा ख्याल ये है कि नुकसान ऐसा ही होगा या शायद इससे ज्यादा हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के बारे में जो वार्निंग्स दी जा रही हैं वो यही हैं कि क्लाउड बर्स्ट होगा, अचानक बारिश आएगी और मिनटों में पानी डंप कर देगी। और वो ऐसा पानी होगा कि इस किस्म का पानी चाहे वो न्यूयॉर्क में आए या रावलपिंडी में आए, मेरा ख्याल है कि असर एक ही होगा, नुकसान जरूर मुख्तलिफ होगा, क्योंकि शायद न्यूयॉर्क में तैयारी थोड़ी थोड़ी बहुत हुई हो, पाकिस्तान में उतनी तैयारी ना हुई हो। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि ये अपना क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। वो पानी की गुजरगाहें, एक ज़माने में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसका उन्वान था कि पाकिस्तान नीड्स मोर वाटरवेज देन मोटरवेज, यानी पाकिस्तान को पानी की गुजरगाहों की ज्यादा जरूरत है बनस्बत जो मोटरवेज हम बना रहे हैं, क्योंकि पानी की गुजरगाहों को आप अगर महफूज करेंगे तो यही आपका फ्यूचर है। बेशक हमें मोटरवेज की भी जरूरत है, उनको भी जरूर बनाएं, लेकिन प्रायोरिटी अपनी वाटरवेज को करें, ताकि क्योंकि अगर पानी अगर आपने काबू में नहीं किया तो आप अरबा रुपए लगाएं या अरबा डॉलर लगाएं इन डेवलपमेंट्स पर जिस तरह के मलक साहब ने लगाए, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी जगह उनमें धड़म तख्ता हो गई, क्योंकि पानी के आगे कोई नहीं रुक सकता। वजह क्या थी कि देयर वर नो वाटरवेज, दे हैड फ्लैशी रोड्स बट दे डिड नॉट हैव वाटरवेज, यानी महफूज पानी की गुजरगाहें नहीं थी। हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर अपना रास्ता खुद बनाती है। और फिर ऐसे वक्त जब मौसम बदल रहा है और आलमी माहौल बदल रहा है तो पाकिस्तान को इसके लिए जरूरी है कि नई लेजिस्लेशन करे और इन आबादियों को जो पहले से मौजूद हैं महफूज करे, उनके लिए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा डेवलप करे कि जो वाटरवेज वहां से गुजर रही हैं, जिससे नाला लई है। अभी ये पेरेनियल मसला है रावलपिंडी का, बहुत ज्यादा इस पर काम भी हुआ है बेशक, लेकिन शायद इस जो सैलाब में आप ये देखना होगा, जो प्लानर्स हैं, सिटी प्लानर्स हैं, उन्हें देखा होगा कि क्या इसके लिए मजीद री इंफोर्समेंट की जरूरत है। मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारी जगहों पर जरूरत है, सिर्फ नाला लई नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पर। और साथ जो आपका अंडरलाइट जो अंडरग्राउंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है सीवरेज का, इसको भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ये आने वाले इन आफतों से बचने का एक तरीका है। और साथ ये कि कानून साजी और कानून पर अमल दरामद और करप्शन को कंट्रोल करना, यानी मलक रियाज के उस फॉर्मूले को डिफीट करना। जब वो कहते थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू पे बड़े खुल के कहा था कि जी, मेरे उनसे पूछा गया कि आपके प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि मैं फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, बस पहिए लगा देता हूँ, जल्दी से काम हो जाता है। तो ये पहिए लगाने वाले मामलात जो हैं, इसी की वजह से आज हमने जो देखा खौफनाक मंजर, वो यही वजह थी कि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। ये तो एक सिर्फ रावलपिंडी है, आप जाए पेशावर जाएं वहां पर क्या हाल है, लाहौर जाएं वहां क्या हाल है, कराची जाएं, यानी हमारे जितने अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर जिस तरीके से अनप्लैन्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो रही है, खौफनाक हद तक है। और ये सस्टेनेबल भी नहीं है जिस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक और सब्जेक्ट, मैं इस पर किसी और दिन इस मौजू पर बात करूंगा। लेकिन मेरा आखिरी नुक्ता यही है कि पाकिस्तान को ज्यादा जो है रेगुलेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि आने वाले इस किस्म के तूफानों का मुकाबला किया जा सके। अगला मौजू मेरा अमेरिका से मुताल्लिक है। यहाँ पर खबर है कि तकरीबन ऐसे अफराद जो कि 1999 के बाद कानूनी तौर पर उनको यहाँ पर टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया, तो उनको अब कहा जा रहा है कोई 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनका ताल्लुक होंडुरास और निकारागुआ से है, कि आप अपना सामान बांधें और जाएं, क्योंकि आपका टीपीएस या टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। ये दिया गया कब था? 1999 में दिया गया था, क्योंकि 1998 में एक हरिकेन आई थी, हरिकेन मिच, जिसने कि होंडुरास और निकारागुआ में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत जो आफत ज़दा ममालिक होते हैं, जहां पर के कहत हो या बहुत ज्यादा तबाही हो या जहां पर लोगों की जानें महफूज ना हो, तो उनको अमेरिका टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के तहत उनको यहाँ पर आने देता है, उनको काम करने की इजाजत भी होती है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं। अभी वो जो 50,000 लोग जिनको अभी जो चॉपिंग ब्लॉक पर हैं, जिनका कहा जा रहा है कि आपको जाना होगा आइंदा 60 दिनों में, तो ये इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। और निकारागुआ और होंडुरास वाहिद ममालिक नहीं है, बल्कि इससे पहले हेटी, वेनेजुएला और अफगानिस्तान, कैमरून और नेपाल, ये भी वो ममालिक हैं जिनके टीपीएस वाले
टीपीएस से मुस्तफीद होने वाले अफराद जो हैं, उनको भी अमेरिका से निकाला जाएगा। जो होंडुरा से टोटल टीपीएस के तहत लोग आए थे वो 72,000 थे। जो निकारागुआ से आए थे टीपीएस के तहत वो 4,000 थे। और तकरीबन उनमें से अब कोई 22,100 ग्रीन कार्ड हासिल कर चुके हैं, शायद उनको ना निकाला जाए। लेकिन ओवरऑल टीपीएस का प्रोग्राम अगर इस पर इसी तरह अमल किया गया और इन ममालिक जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनके शहरियों को अगर अमेरिका से निकाला जाता है तो शायद तादाद कोई 3 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो अमेरिका में उनका मुस्तकबिल यहाँ पर खतरे में होगा। आखिर में एक जिक्र इसहाक डार साहब का हर तरफ खबर है, मैं छोटा सा जिक्र करूंगा। जो आज मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान, रेलवे लाइन का मुआहदा जो हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि बहुत अहम है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस पर अमल दरामद हो पाएगा और कितनी जल्दी अमल दरामद होगा। सबसे पहली बात तो यह कि इस पर अमल दरामद इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी लागत कोई 10 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है। कोई कहते हैं 7 अरब है, लेकिन फाइनल नंबर्स इसलिए नहीं है कि अभी तक तो इसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं बनी है। 2027 तक तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है, तो उसके बाद फिर कोई 2029 में शायद इस पर कोई काम शुरू हो और शायद 2036-37 तक ये कहीं मुकम्मल हो। तो बहुत लंबा मंसूबा है। तो एक तो ये कि उसके लिए फंडिंग फंडिंग हो सकता है कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर चाइना खुद, चूंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें, तो चाइना इसमें पैसे दे सकता है, रशिया भी इसमें पैसे दे सकता है, क्योंकि रशिया का भी इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते से ये लाइन गुजरेगी, रेलवे लाइन, तो वो उज्बेकिस्तान से गुजर यानी शुरू होगी और फिर काबल यानी तरमेज से शुरू होगी जो उज्बेकिस्तान में, काबल आएगी और फिर हैरतान, हैरतान से काबल, काबल से लोगर, और लोगर से फिर करलाची जो कि हमारा कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक पहुंचेगी और वहां से फिर पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। याद रखिए कि करलाची तक पाकिस्तान का रेलवे की कोई रेलवे लाइन है ही नहीं। यानी पाकिस्तान को आने वाले अरसे में कोहाट से खरलाची तक ये रेलवे लाइन बिछानी होगी। ये भी कोई इतना आसान टेरेन नहीं है। हाँ, उसमें भी कोहाट से आगे काफी लंबी लाइन अभी भी मौजूद है, कोई इतना बड़ा ट्रैक नहीं है, मैंने नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होगा वहां पर, लेकिन अभी तक वो है नहीं। तो पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो मरहला होगा वो शायद अफगानिस्तान में होगा, क्योंकि टेरेन भी कोई इतना आसान नहीं है। तो काफी महंगा मंसूबा है और इसके अंदर 8 से 12 साल तक लग सकते हैं मुकम्मल होने में। लेकिन ये जब भी मुकम्मल हो, यानी फिजिबिलिटी स्टडी, इनका लोगों का ख्याल ये है, जो प्लानर्स हैं उनका ख्याल है कि 2026 में मुकम्मल हो जाएगी। डिजाइन और लैंड एक्विजिशन वगैरह जो है वो 2027-28 में मुकम्मल होगी। तो कहीं जाकर कंस्ट्रक्शन 2029 में शुरू होगी, ये प्रोजेक्शंस हैं, और 2036 तक ये शायद मुकम्मल हो। तो इसलिए अभी तक तो जमीन पर कुछ नहीं है, लेकिन ड्राइंग बोर्ड पर जो नजर आ रहा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है और अच्छा मंसूबा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर ये मुकम्मल हो पाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आ सकते हैं। साथ इसहाक डार साहब ने अपने जो वहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा, तो उन्होंने काबुल में अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उनके साथ मुलाकात की। साथ उनके जो वो सिराजुद्दीन हकानी है, साथ उनके इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हकानी के साथ मुलाकात की। तो मुलाकातें हुई। उम्मीद है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में जितने भी मसाइल हैं, स्पेशली तालिबान के हवाले से, पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से, यकीनन उस पर भी कोई बातचीत हुई होगी। और उम्मीद है कि इस पर भी शायद कोई प्रोग्रेस भी हो आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल अच्छा दौरा था, मेरा ख्याल है पॉजिटिव था। लेकिन जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस है, इसमें टाइम लगेगा। और हम यही दुआ करते हैं कि मुकम्मल भी और वक्त पर मुकम्मल हो। जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।